दोस्तों कलम और विभाजन विधि के बाद हम बात कर रहे थे दाब कलम विधि के बारे में। दाब कलम किसे कहा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। मुख्यतः दाब कलम विधि को इंग्लिश में लेयरिंग मेथड कहा जाता है। और इस विधि में क्या किया जाता है कि आपका ये कोई पौधा है, इस पौधे की जो शाखा है उसको 2.5 सेंटीमीटर, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में इसको काट के इसकी एधा या कैम्बियम परत को निकाल दिया जाता है। इसका जो ऊपर ही छिलका निकाल देते हैं, उसके बाद इसमें एधा या कैम्बियम परत आ जाती है। और उसमें उसको क्या करते हैं, किसी गमले या किसी मिट्टी से इसको ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कुछ समय बाद यहाँ नई जड़ें बन जाती है और पौधे का नया निर्माण हो जाता है। और यहाँ से काट के इस पौधे को सेपरेट कर लिया जाता है। यानी दाब कलम विधि में मात्र पौधे से आप बगैर काटे नई जड़ों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, दाब कलम विधि कहते हैं। और दोस्तों इसके आधार मतलब इसको भी वापस 4 भागों में बांटा है। और अगर हम बात करें, पहला जो आकार या प्रकार है उसे हम सिंपल लेयरिंग कहेंगे या साधारण दाब कहेंगे, सिंपल लेयरिंग। अब दोस्तों होता है क्या है, जो हमने इस चित्र में बता रखा है उस चित्र में इसे सिंपल लेयरिंग यानी एक बार आपने ये किया और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। अगर हम उदाहरण की बात करें, मोगरा जो फूल है वो, और बोगनविलिया, नाम भी सुना होगा दोस्तों, और लगभग सबके घरों में ये फूल फ्लावर के जो बेल है ये मिलती है। तो मोगरा और बोगनविलिया में सिंपल लेयरिंग के द्वारा हम प्रवर्धन की क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें सर्पाकार विधि या इसे कहते हैं मिश्रित दाब विधि, मिश्रित दाब कलम, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मिक्स्ड लेयरिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखना दोस्तों। और मिक्स्ड लेयरिंग में क्या होता है, जैसे हम नाम पढ़ पा रहे हैं सर्पाकार, होगा क्या, इसके पौधे को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार, जितनी बार आप चाहो उतनी बार कर सकते हो। लेकिन 2 या 2 से अधिक बार अगर ऐसा होता है, यहाँ से आप कट लगाओगे, यहाँ नई जड़ें बनेगी, यहाँ कट लगाओगे नई जड़ें बनेगी, आपने मिट्टी में दबा दिया इसको। अब दोस्तों क्या होगी, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, 1 पौधा तैयार, 2 कट हुए 2 पौधे तैयार, ये फिर तीसरा कट, ये तीसरा पौधा तैयार। इस तरह एक ही टहनी से सर्पाकार विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस विधि को हम कौन सी विधि कहेंगे, सर्पाकार विधि कहेंगे। विधि वही है, साधारण की समान ही है, लेकिन साधारण में हमेशा 1 पौधा तैयार होता है। उदाहरण क्या है, मोगरा और बोगनविलिया। और अगर 1 2 या 2 से अधिक पौधे तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब वो विधि कौन सी हो जाएगी दाब कलम में, सर्पाकार या मिक्स्ड या मिश्रित दाब कलम विधि हो जाएगी। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो चमेली, ये भी फ्लावरिंग वाला पौधा है दोस्तों, चमेली इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और अगली बात दोस्तों हम करें ढेरी दाब। ढेरी दाब विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, फल वृक्ष में पूछी जाती है। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको स्टूलिंग भी कहते हैं। इसको कौन सी विधि कहते हैं, स्टूलिंग। और इसे माउंड लेयरिंग भी कहते हैं, माउंड लेयरिंग। ठीक है दोस्तों, माउंड ढेरी में इंग्लिश को माउंड, इंग्लिश में माउंट बोला जाता है, माउंट लेयरिंग और स्टेलिंग विधि। तो दोस्तों पूछा जाता है, ये मुख्यतः अमरूद में काम में ली जाती है। क्या होता है कैसे होता है वो अभी बात करेंगे, लेकिन ये मुख्यतः अमरूद में काम में ली जाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, लिख लेना, स्टार मार्क कर लेना। ढेरी दाब विधि किस फल वृक्ष में उपयोग में ली जाती है, अमरूद में ली जाती है। लेकिन मुख्यतः इसको या तो स्टूलिंग के नाम से पूछा हुआ है या माउंट लेयरिंग के नाम से पूछा जाता है। नाम तीनों ही याद रखने, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं कि ढेरी दाब विधि से किस फल वृक्ष में आपके प्लांट प्रोपोगेशन या वानस्पतिक प्रवर्धन की क्रिया पूर्ण होती है, तो अमरूद इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब दोस्तों इसमें करते क्या है कि जो मुख्य तना होता है उस तने को काट दिया जाता है। आपने इस तने को काट दिया, काटने के बाद क्या होगा, जब उसे में वापस नई फुटाने होगी तो यहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे 8-10 नए तने यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इस पे मिट्टी डाल दी जाती है और ये ढेरी बना दी जाती है। इसीलिए इसको कौन सी विधि कहते हैं, ढेरी दाब विधि कहते हैं। और इसीलिए इसको कौन सी विधि कहते हैं,
माउंड लेयरिंग कहते हैं, और इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, स्टूल नुमा है, इसीलिए इस विधि को स्टूलिंग विधि कहते हैं। दोस्तों नाम इसके चित्र के आधार पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह के मुख्य तने को काटा जाता है, 7 से 8 शाखाएं निकलती है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की ढेरी लगाई जाती है, ढेरी बना दी जाती है, इसलिए इस विधि को ढेरी दाब विधि, इसीलिए इस विधि को माउंड लेयरिंग विधि कहते हैं, और स्टूल नुमा होती है इसीलिए दिखती है, इसीलिए इस विधि को स्टूलिंग विधि कहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी ये शाखाएं यहाँ पे जड़ वाले भाग बन जाते हैं और फिर यहाँ से डिटेच करके अलग पौधे तैयार कर दिए जाते हैं। इस विधि को हम ढेरी दाब विधि कहते हैं, और ये मुख्यतः कहाँ उपयोग में आती है, तो ये अमरूद में उपयोग में आती है। उसके बाद दोस्तों बात करें अंतिम दाब कलम विधि के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 3 ही नाम थे, इसके 5 नाम हैं। इसको कहा जाता है हवाई दाब विधि। अब देखना दोस्तों, हवाई दाब विधि का मतलब है कहीं हवा में दाब लग रहा है, यहाँ जमीन में लग रहा था, हम जो 3 पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लग रहा था, जमीन में लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, हवा में लग रहा है, इसीलिए इसको एयर लेयरिंग कहते हैं, यानी हवा में ये कार्य हो रहा है लेयरिंग का, इसीलिए हम इसको कौन सी विधि कहेंगे, हवाई दाब या एयर लेयरिंग कहते हैं। इसी को दोस्तों कहा जाता है गुट्टी दाब, इसी को कौन सा दाब कहा जाता है, गुट्टी दाब, और इसी को कहा जाता है मार्कोटेज लेयरिंग। कौन सी लेयरिंग, मार्कोटेज लेयरिंग, और इसी को कहा जाता है चाइनीज लेयरिंग। इसी को कौन सी लेयरिंग कहा जाता है, चाइनीज लेयरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साथ ये भी दोस्तों, जितने स्टार लगाओ आपकी क्वेश्चन के कम में, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, हवाई दाब किस फल वृक्ष में उपयोग में लिया जाता है, मुख्यतः नींबू वर्गीय फलों में, या फिर मुख्यतः आप मान के चलिए नींबू में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली कौन सी विधि है जिससे वानस्पतिक प्रवर्धन किया जा सकता है, आपका हवाई दाब। उसी को हम एयर लेयरिंग कहते हैं, उसी को हम गुट्टी दाब कहते हैं, उसी को हम मार्कोटेज लेयरिंग कहते हैं, और उसी को हम चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं। तो इसके ये मुख्यतः 5 नाम है, और पांचों नाम की जो ये विधि है ये किस में ली जाती है, तो नींबू में ली जाती है। अब इसमें होता है क्या, वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये नींबू का पौधा है, इसकी जो 6 से 12 माह पुरानी शाखा है, उस शाखा पर क्या किया जाता है, यहाँ कट लगाया जाता है, और बाहरी जो छिलका है उसको निकाल के कैम्बियम निकाल दी जाती है। अब उस पर क्या करते हैं दोस्तों, मोस घास वगैरह से यहाँ से उसको वापस बांधा जाता है, ऊपर किसी भी सोर्स से पानी बिल्कुल इसमें नमी बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पे क्या होता है, नई जड़ों का निर्माण हो जाता है, फिर यहाँ से इसको काट के स्वतंत्र नए पौधे को आप कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसी जो विधि है ये हवाई दाब। अब आप जान रहे हैं ये पौधा यहाँ पे इसकी जमीन है, ये हवा में ही काम हो रहा है, इसीलिए इसको एयर लेयरिंग या हवाई दाब कहते हैं। गुट्टी बन रहा है, एक गुट्टी नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको गुट्टी दाब कहते हैं, इसी को मार्कोटेज लेयरिंग कहते हैं, इसी को चाइनीज लेयरिंग कहते हैं। ये था दोस्तों दाब कलम का। उम्मीद है ये बिल्कुल आपके कंठस्थ होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नहीं लिखा है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रूपांतरित कलम विधि की। दाब कलम विधि के बाद दोस्तों हम बात करेंगे रूपांतरित कलम विधि के बारे में। रूपांतरित कलम विधि। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जो जितनी भी कंदीय फसलें हम मानते हैं, या ऐसी फसलें जिनका तना रूपांतरित होकर भोजन संग्रह कर लेता है और उससे वापस प्रवर्धन की क्रिया होती है, वो सारी की सारी विधियां रूपांतरित कलम विधि में आती है। अब दोस्तों इनको भी इनके आकार के आधार पर मान लीजिए, या इनके उपयोगी भाग के नाम के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जहां तक हम बात करें दोस्तों पहले विधि की, इसे कंद या आकंद विधि कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्यूबर। दूसरी विधि की बात करें दोस्तों, तो दूसरी विधि है प्रकंद, और प्रकंद को इंग्लिश में कहा जाता है राइजोम। तीसरी विधि है दोस्तों घनकंद,
और इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉर्म्स। और चौथी और अंतिम दाम कलम की रूपांतरित कलम की विधि है दोस्तों सल्ककंद। सल्ककंद और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है बल्ब। अब दोस्तों कंद, प्रकंद और घनकंद, शल्ककंद, ये 4 विधियां हैं, यहां से भी क्वेश्चन पुट होते हैं। अब दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है, सारी रूपांतरित तने हैं, आप ये मान लेना और ये आप लिख सकते हैं, सारे के सारे क्या है, रूपांतरित तना है जो भोजन संग्रह करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कर लेते हैं। अब कंद की बात करें हम, इसका उदाहरण क्या है, तो आलू और डहेलिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आलू और डहेलिया, आलू और डहेलिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। और अगर हम प्रकंद की बात करें तो प्रकंद में दोस्तों हल्दी, हल्दी और अदरक को इसका बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें घनकंद की, तो घनकंद में हम जमीकंद और सल्ककंद की बात करें, घनकंद में दोस्तों कॉम्स में एक फ्लावर और है ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको मार्क करना, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लेडियोलस में किस विधि के द्वारा प्रवर्धन होता है, तो कॉम्स के द्वारा। आपको ये इंग्लिश में नहीं मिले तो क्रोम्स हिंदी में मिल सकता है, क्रोम या क्रोम्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें सल्कंद की या बल्ब की, तो ये वह उस प्रकार की संरचनाएं जिनमें परत दर परत भूमिगत तना जो होता है वो परतें बनाता है। और इसका जो उदाहरण है आपने प्याज में देखा, लहसुन इसी का उदाहरण है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण और है दोस्तों, रजनीगंधा फ्लावर का जो बल्ब होता है वो भी इसी का उदाहरण है। तो दोस्तों रूपांतरित तला कलम विधि में क्या है, तना जो रूपांतरित होकर भोजन संग्रह करता है उसका उपयोग प्रवर्धन के रूप में किया जाता है। उसके आधार पर इस विधियों को 4 भागों में बांटा जाता है। कंद या आकंद विधि जिसे इंग्लिश में ट्यूबर कहा जाता है, उदाहरण की बात करें तो आलू या डहेलिया इसका उदाहरण है। उसके बाद हम बात करें प्रकंद या राइजोम की, तो हल्दी और अदरक इसका बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। तीसरी विधि की बात करें हम घनकंद की, तो इसे इंग्लिश में कॉर्म कहते हैं और इससे जमीकंद और ग्लेडियोलस में प्रवर्धन की क्रिया की जाती है। उसके बाद बात करें दोस्तों सल्ककंद की, तो इसे इंग्लिश में बल्ब कहा जाता है। प्याज, लहसुन और रजनीगंधा नामक फसलों में इस विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो दोस्तों ये थी रूपांतरित कलम विधि के बारे में। आपने अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे अगली विधि के बारे में। तो दोस्तों अगली विधि के बारे में हम बात करेंगे उत्तक संवर्धन के बारे में। उत्तक संवर्धन बहुत नई विधि है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी इसको कवर करके अगली विधि हम पढ़ेंगे। उत्तक, उत्तक संवर्धन इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों इसे टिश्यू कल्चर। अब दोस्तों टिश्यू कल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी भी बात करेंगे और इसकी पादप प्रवर्धन के संक्षेप में बात करेंगे कि उत्तक संवर्धन विज्ञान की सबसे नई तकनीक है जिससे पादप प्रवर्धन होता है। इसमें क्या होता है, पौधे के किसी एक टिश्यू से, पौधे की एक कोशिका से वापस नया पौधा निर्माण कर लेते हैं। इस विधि को क्या, कौन सी विधि कहा जाता है, उत्तक संवर्धन विधि कहा जाता है। और जहां तक हम उत्तक संवर्धन विधि की बात करें तो केले में सर्वाधिक उपयोग में ली जा रही है अभी ये जो विधि है, क्योंकि वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा आप अन्य मेथड से केले के जो रोग रहित प्लांट तैयार नहीं कर सकते, आप उसमें इस विधि के द्वारा रोग रहित प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए कि उत्तक संवर्धन में के द्वारा किस पौधे का प्रवर्धन किया जा रहा है वर्तमान में, तो केले का प्रवर्धन किया जा रहा है। केले की G9 वैरायटी इसी मेथड से बनी हुई वैरायटी है, G9 वैरायटी। अब दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। 2 वर्ड हैं, पहला वर्ड है एक्सप्लांट और दूसरा वर्ड है टोटीपोटेंसी। ये 11th 12th के बच्चों के लिए से लेकर हम सभी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्स प्लांट किसे कहा जाता है। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, एक्स प्लांट, और दूसरा है ये टोटी पोटेंसी।
अब दोस्तों अगर हम एक्सप्लांट की बात करें कि एक्सप्लांट किसे कहते हैं, तो पौधे का वह भाग या वह टिश्यू जो उत्तक संवर्धन में पादप प्रवर्धन के लिए काम में लिया जाता है या नए पौधे के निर्माण में काम में लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। यानी टिश्यू कल्चर मेथड में जिस टिश्यू या जिस पौधे के भाग से वापस नया पौधा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। दूसरी बात आती है दोस्तों टोटीपोटेंसी की। तो टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन ये होती है कि किसी एक टिश्यू से नए पौधे के निर्माण होने की क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ है, किसी एक पौधे के किसी छोटे उत्तक या किसी कोशिका से नए पौधे बनने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो टोटीपोटेंसी कहा जाता है। और वो भाग या वो उत्तक क्या कहलाता है, तो एक्सप्लांट कहलाता है। ये था दोस्तों उत्तक संवर्धन के बारे में। नई विधि है, केवल और केवल लेबोरेटरी में काम हो सकता है, फील्ड में इस लेवल का कार्य नहीं हो सकता है, प्रयोगशाला स्तर की बात है। और किस फसल पे कार्य हो रहा है, तो केले पे कार्य हो रहा है। केले की कौन सी वेराइटी, तो G9 वेराइटी टिश्यू कल्चर से तैयार वेराइटी है। उसके बाद बात करें हम एक्सप्लांट किसे कहते हैं, तो उत्तक संवर्धन में काम आने वाला पौधे का वह भाग या वह टिश्यू या वह सेल जो उत्तक संवर्धन में नया पौधा निर्माण करवाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। और पौधे नए छोटे से उत्तक या कोशिका से नए पौधे बनने की क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके बाद ग्राफ्टिंग मेथड की। अब दोस्तों ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, ग्राफ्टिंग मेथड में पढ़ने से पहले हमें कुछ वोकेबलरीज हैं दो, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो हम दो इनमें क्या चीज़ें काम में आती है वो चीज़ हम देख लेते हैं। पहला तो आता है जी मूल वृंत और दूसरी आती है सांकुर शाखा। सांकुर शाखा। अब मूल वृंत को लिखते हैं इंग्लिश में रूट स्टॉक और इसको लिखा जाता है साइन। अब दोस्तों ग्राफ्टिंग में मुख्यतः क्या होता है, आपके दो गुणों के पौधे हैं। एक तो ऐसा पौधा है जो उस एनवायरनमेंट में सेटल है, उस एनवायरनमेंट में आराम से अपना सर्वाइवल कर सकता है, आराम से वहां पे उग सकता है, लेकिन उसकी जो फ्लावरिंग है वो उपज हमारे लाभदायक नहीं है, वो केवल सरवाइव करता है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है लेकिन वो हमें उपज नहीं देता है। दूसरा पौधे का वह भाग होता है या पौधे की वह वैरायटी होती है जो उपज में आप मान के चलिए बहुत बढ़िया है, लेकिन वो वैरायटी वहां पे अगर वातावरण की अनुकूलता की बात करें तो वो वहां पे अनुकूल नहीं है। जबकि ये पौधे का भाग वातावरण के लिए तो अनुकूल है, लेकिन अगर उपज की बात करें तो अनुकूल नहीं है। अब इस विधि में क्या किया जाता है, जो उस वातावरण में अनुकूल है उसका तो भाग लिया जाता है जड़ वाला, और इस जड़ वाले भाग को हम क्या कहते हैं, मूल वृंत कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। यानी जितना भी जड़ का सर्वाइवल वाला काम है वो तो वहाँ का लोकल मूल वृंत करेगा। अब क्या करना है, मूल वृंत पर क्या करेंगे, हम किसी विशेष आकार का कट लगाएंगे और वहाँ से लाएंगे अच्छे इच्छित गुणों की शाखा और उसको भी यहाँ पे कट लगा के क्या कर देंगे, बांध देंगे। कुछ दिनों बाद क्या होगा, ये पौधा जो है यहाँ से नई ग्रोथ करेगा। अब दोस्तों यहाँ से जो इससे ऊपर जो नई ग्रोथ करेगा वो पौधा इच्छित गुणों का होगा, आपको अच्छी प्रोडक्शन देगा, लेकिन इसका जो रूट पार्ट है वो वातावरण के अनुकूल रहेगा क्योंकि वो क्या है, मूल वृंत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे अटैच्ड ग्राफ्टिंग की। अटैच्ड ग्राफ्टिंग में हमने पढ़ लिया था भेंट कलम, और भेंट कलम में हमने पढ़ा था इसमें सांकुर शाखा को पहले नहीं काटा जाता है। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो अमरूद, चीकू और आम में पूछा जाए दोस्तों कि किस वैज्ञानिक ने आम में भेंट कलम विधि को बताया था, तो एस मुखर्जी नामक वैज्ञानिक ने भेंट कलम विधि को बताया था। उसके बाद बात करें दोस्तों डिटेच्ड ग्राफ्टिंग। डिटेच्ड ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें सांकुर शाखा को पहले ही काट के ले लिया जाता है और कहाँ पे लगा देते हैं हम बाद में, मूल वृंत पे लगा देते हैं। अब इसमें कट लगाने के आधार पे
या इसकी विधि के आधार पे इसे बुक के वापस 5 या 6 विधियों में बांटा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों सिंपल या साधारण ग्राफ्टिंग की, तो इस विधि का उपयोग हम आम में करते हैं दोस्तों, आम में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है जीब ग्राफ्टिंग, और जीब ग्राफ्टिंग को ही इंग्लिश में कौन सी ग्राफ्टिंग कहते हैं? टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। और टंग ग्राफ्टिंग का उपयोग अगर हमसे पूछ लिया जाए किस फसल में या किस पौधे में करते हैं, एप्पल के पौधे में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें वीनियर ग्राफ्टिंग की, वीनियर ग्राफ्टिंग की बात करें तो 4 माह पुरानी शाखा में, 4 माह पुरानी शाखा में आप ग्राफ्टिंग करते हैं, इस विधि को वीनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ये आम की सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें वेज ग्राफ्टिंग की, या इसको क्या कहते हैं? क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। और दोस्तों जहां तक हम बात करें इस क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की, तो इसमें वी आकार का कट लगाया जाता है तने पर, इसीलिए इस ग्राफ्टिंग को वेज ग्राफ्टिंग या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये भी दोस्तों आम, माफ कीजिएगा, वी आकार का कट लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की, तो इसका उपयोग भी हम किस में करते हैं? आम में करते हैं। और सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग की बात करें तो इसका उपयोग भी आम में किया जाता है। और सॉफ्ट वुड इसलिए क्योंकि 20 से 25 दिन के नए मूलवृंत पर, जो ऐसे ही पौधा उगते ही उसकी जो नई पत्तियां रहती है, 20 से 25 दिन की लालिमा लिए हुए तांबे की कलर की पत्तियां रहती है, उनके उसी शाखा पर ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है, इसीलिए इसे सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब दोस्तों ग्राफ्टिंग का जो हिंदी नाम है वो भी आप देख लीजिए, उपरोप बंधन। देखना दोस्तों नाम अपने आप बता रहा है, कट लगाया वी आकार का, ऊपर से कोई रोप लाए, उल्टे वी आकार का कट लगाया और बांध दिया, ग्राफ्ट हो गया हिंदी में उपरोप बंधन। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, नॉर्मली था, इसका कोई लॉजिक नहीं है, याद रखने के लिए। अब हम बात कर रहे थे ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, मूल रोम जिसे रूट स्टॉक कहा जाता है, दूसरा शंकु शाखा जो इच्छित गुणों की होती है जिसे साइन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ग्राफ्टिंग या उपरोप बंधन में काम आने वाली इच्छित गुणों की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इच्छित गुणों की शाखा को शंकुर शाखा या साइन कहा जाता है। उसके बाद बात करें इसके प्रकार की, 2 प्रकार होते हैं। अटैच्ड ग्राफ्टिंग जिसे हम भेंट कलम विधि कहते हैं, उपयोग किसमें किया जाता है? अमरूद, चीकू और आम में। किसने बताया था? एस मुखर्जी साइंटिस्ट ने बताया था। इस विधि में क्या करते हैं? तो शंकुर शाखा को पहले डिटेच नहीं करते हैं, काटते नहीं है। उसके बाद डिटेच ग्राफ्टिंग जिसमें कट के आधार पर अलग अलग 5 भाग 6 भाग बटे हुए हैं, सिंपल ग्राफ्टिंग जिसका उपयोग आम में किया जाता है। उसके बाद दूसरी ग्राफ्टिंग जीबी या जीब ग्राफ्टिंग जिसमें जीभ के आकार का कट लगाया जाता है और वो सेव में उपयोग करते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग आम में उपयोग किया जाता है। उसके बाद इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, ये नई विधियां हैं, इनका उपयोग भी आम में किया जाता है। और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के लिए पूछा जाता है कि कितने दिनों की पत्तियों पर या कितने दिनों के मूलवृंत पर ग्राफ्टिंग का कार्य किया जाता है? तो 20 से 25 दिनों के आयु पर ग्राफ्टिंग का कार्य किया जाता है। ये थी दोस्तों आपके उपरोप बंधन के बारे में। अगली विधि हम पढ़ेंगे कलिकायन के बारे में, तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको मिटा के अगली विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्राफ्टिंग, माफ कीजिए, पादप प्रवर्धन की अंतिम विधि बडिंग या कलिकायन के बारे में। कलिकायन के बारे में दोस्तों इसे इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है। और हम पहले इस क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि मूल वृंत पर बड लाके लगाई जाती, इसीलिए इस विधि को कलिका ये लाके लगाई जाती, इसीलिए हिंदी में कलिकायन और इंग्लिश में इसे बडिंग कहा जाता है। अब दोस्तों बडिंग में विधियों की अगर हम बात करें तो इसमें जिस आकार का कट लगाया जाता है उसी के आधार पर इनकी अलग अलग विधियां होती है। दोस्तों हम बात करेंगे इनके प्रकार की। तो अगर हम दोस्तों इसके प्रकार की बात करें तो टी कलिकायन, यानी इसमें कट का आकार क्या होगा? टी आकार का होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं छल्ला कलिकायन,
यानी इसमें कलिका किस आकार में निकाली जाएगी, रिंग आकार में निकाली जाएगी, इसीलिए इसे रिंग बडिंग कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगली, चिप कलिकायन। चौथी बात करें दोस्तों पेच कलिकायन। पेच कलिकायन या इसे हम पेबंद कलिकायन भी कहते हैं, पेबंद कलिकायन। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें एच कलिकायन। और अगर अगली बात करें तो इसे फोर कट विधि कहा जाता है या फोर कट कलिकायन कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कलिकायन की विधियों के बारे में। तो हमने लिखा है इसे टी कलिकायन, इंग्लिश में इसे टी बडिंग या इसे वर्म बडिंग भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, सिंपली टी आकार का कट लगाया जाता है। कितनी ऊंचाई पे लगाए जाते हैं ये कट बडिंग में ध्यान रखना दोस्तों, मूल वृंत में 22.5 सेंटीमीटर, ये थंब रूल है, मूल वृंत में 22.5 सेंटीमीटर ऊपर लगभग कट लगाया जाता है। अब दोस्तों टी कलिकायन में टी आकार का कट लगाते हैं, इधर से भी छिलका निकाल दिया जाता है और जहाँ से बड लाते हैं उस बड को यहाँ लगा के फिर यहाँ से इसको बांध दिया जाता है। अब इस प्रकार का अगर कट लगा के किसी विधि में तैयार किया जाता है तो उसे टी कलिकायन कहते हैं। और उदाहरण की अगर हम बात करें, नींबू वर्गीय फल और नाशपाती में टी कलिकायन का उपयोग किया जाता है। अब बात करें दोस्तों हम अगली छल्ला कलिकायन या इसे हम कहते हैं रिंग बडिंग। रिंग बडिंग। अब दोस्तों रिंग बडिंग की बात करें, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसे फल वृक्ष जिनमें छाल आसानी से निकल जाती है, छाल आसानी से निकल जाती है, उन पौधों में किस विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो रिंग कलिकायन के द्वारा। होता है क्या दोस्तों, ये यहाँ पे बड है, इसकी पूरी की पूरी छाल को रिंग के समान निकाल के वापस मूल वृंत पर लगा दिया जाता है। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, छल्ला कलिकायन विधि कहते हैं, रिंग बडिंग कहते हैं। और ये किस में उपयोग में ली जाती है, तो बेर में उपयोग में ली जाती है। बहुत बार पूछी जाती है, इसका समय भी पूछते हैं कि बेर में कलिकायन का क्या समय है, तो लिख लेना, बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन है। कब होती है, तो जून जुलाई में होती है। हो सकता है जब बेर पढ़े भूल जाओ, यहाँ पढ़ रहे हो छल्ला कलिकायन जिनमें छाल आसानी से निकल जाती है, ऐसे पौधे जिनमें छाल आसानी से निकल जाती है उसमें रिंग बडिंग की जाती है। और उसमें रिंग बडिंग किस में करते हैं, बेर में करते हैं। कब करते हैं, तो जून जुलाई में करते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों चिप कलिकायन की, ऐसे फल वृक्ष जिनमें छाल आसानी से नहीं निकलती है। दोस्तों छल्ले में निकल रही थी, यहाँ पे नहीं निकलती है, नहीं निकलती है तो क्या करते हैं, फिर पूरी की पूरी। अब दोस्तों ये पेड़ है, अगर छाल निकली तो कलिका छाल से निकाल देंगे, नहीं निकली तो पूरी की पूरी चिप निकालेंगे। इसीलिए इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है, चिप विधि कहा जाता है। कहाँ पे यूज आती है, अंगूर में यूज आती है। यानी अंगूर ऐसा फल वृक्ष है जिसकी छाल आसानी से नहीं निकलती है। और चिप कलिकायन मुख्यतः किस में काम में आता है, अंगूर में काम आता है। अगली विधि की बात करें दोस्तों पेच कलिकायन या पेबंद कलिकायन। होता है क्या है, इस तरह का एक चौकोर कट लिया जाता है और यहाँ पे आपकी बड होती है, इस बड को निकाल के समान आकार भी यहाँ पे कट लगा के उसको पैक कर दिया जाता है। इसीलिए इसको पेच कलिकायन, पूरा का पूरा पेच भर दिया जाता है, इसलिए इसको पेच कलिकायन या पेबंद कलिकायन कहते हैं। और अगर उदाहरण की बात करें तो आंवला इसका मुख्य उदाहरण है। अब उसके बाद दो विधियां और है दोस्तों। अगर आपके किसी विधि में आपने एच प्रकार का कट लगा के बडिंग की है तो वो एच कलिकायन, और फोर कट विधि से किया है तो फोर कट कलिकायन कहा जाता है। नाम कट के आधार पर रखे गए हैं। तो मुख्यतः ये थी दोस्तों कलिकायन की विधियां, 5, 4, 5 जो भी है आपको सामने, इनके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टी कलिकायन को और क्या कहते हैं, वर्म बडिंग किस में काम आती है, छल्ला कलिकायन जिनमें छाल आसानी से निकल जाती है,
यानी कौन से पौधे ऐसे हैं, तो बेर है। और कब लगाई जाती है ये, तो जून जुलाई में लगाई जाती है। उसके बाद चिपकलिकायन जिनमें छाल आसानी से नहीं निकलती है, अंगूर। उसके बाद पेचकलिकायन या पेबंद कलिकायन, आंवला। ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा हुआ है, स्टार मार्क करना। उसके बाद एच आकार का कट है तो एच कलिकायन, और 4 कट है यानी 4 कट लगे हुए हैं तो 4 कट कलिकायन कहलाता है। दोस्तों आज का ये वीडियो था पूरा पादप परिवर्धन पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते हैं और पूरा देखने के बाद इसके आप नोट्स बनाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हमने उसको कवर किया है। दोस्तों आज दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है आपके सेल्फ एवोल्यूशन के लिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, 2 आंसर। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर दें उसके क्वेश्चन के आगे उसका नंबर लिख के आंसर जरूर दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।